हेलो गाइस, तो हमने पीटीटी के दोस्त थे, पीटीटी के पक्ष में जो साक्ष्य थे वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के अंतरतम से जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो पृथ्वी पर कंपन या दोलन उत्पन्न कर देती है, उसी को भूकंप कहा जाता है। और यह ऊर्जा प्रघाती तरंग के रूप में मुक्त होती है। भूकंपीय तरंगों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जो था फोकस से प्राथमिक तरंगें निकलती थी और मुक्त होकर के रैले तरंगे के रूप में बाहर आती थी। और द्वितीयक तरंगें जो निकलती थी वो पृथ्वी पर आने के बाद जो है पृथ्वी के भूप्रपटी पर लव तरंगें उत्पन्न करती थी, जिससे भूकंप उत्पन्न होता था, जिससे मतलब उसमें पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। तो भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन कैसे करते हैं, इसके लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं तो इसकी मापन की विधियाँ भी होंगी। तो मापन की दो विधियाँ, एक है रिक्टर पैमाना, एक है मर्केली पैमाना। रिक्टर पैमाने में परिमाण मापते हैं, और परिमाण का मतलब होता है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी है। और यह पैमाना लघुगुणक के बेस पर आधार पर कार्य करता है। लघुगुणक का मेथड कहता है कि अगर जो एक लघुगुणक का मेथड कहता है कि इसमें देखो 0 से लेकर के 9 तक तो संख्या अंकित रहती है और अनंत तक भी रहता है, क्योंकि 0 से 9 तक ही ज़्यादातर पैमाना काम करता है, 9 तक ही आता है। तो अगर 1 पे आ गया तो इसका मतलब होगा 1000 केजी टीएनटी मैंने ट्राई नाइट्रो टालोइन के बराबर जो है ऊर्जा मुक्त होगी। और अगर जो 2 पे आ गया तो 1000 का 10 में गुणा हो जाएगा, तो 10,000 केजी टीएनटी के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। 3 पे आ गया तो 10,000 का फिर गुणा हो जाएगा 10 में। तो इसी तरह से ये लघुगुणक के रूप में कार्य करता है। और यह एक खुला पैमाना है। खुला पैमाना का मतलब हो गया 0, 1, 2, 9 तक रहता है और उसके बाद भी डॉट 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 रहता है। तो इसके आगे का मान दिया नहीं रहता है, लेकिन रहता है, तो इसलिए खुला पैमाना बोलते हैं। उसके बाद मर्केली पैमाना क्या होता है। मर्केली पैमाना, इसमें तीव्रता का मापन करते हैं। तीव्रता का आशय होता है कि विनाशकता की दर कितनी है। तो आज के बाद अगर पूछा जाए कि रिक्टर पैमाना किसके लिए कार्य करता है, तो परिमाण के लिए काम करता है। और जो मर्केली पैमाना है वो तीव्रता को मापता है। तीव्रता का मतलब विनाशकता की दर, कितना विनाश है। इसमें जो रेंज रहता है 1 से 12 तक पॉइंट ऐसे रहते हैं। 1 से 12 तक का पॉइंट रहता है, तो अगर तीर जिस तरफ गया, 1 पे गया, 2 पे गया, तो उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। तो मिनिमम 6 पे जाता है जब, तो महसूस किया जाता है भूकंप को। 7 पे जाता है तो भवनों में दरारें आ जाती हैं। 8 पे जाता है तो भवन जमींदोज हो जाते हैं, जमीनोंदाज मतलब ध्वस्त हो जाते हैं। और 8 के बाद 9 पे जाता है तो जो होता है, क्या होता है यहाँ पे, सही से दिखाई नहीं दे रहा, भवन प्लस आधारभूत संरचना ध्वस्त हो जाती है। भवन प्लस आधारभूत संरचना ध्वस्त हो जाती है। 10 पे जाता है तो भूपटल पर दरारें आ जाती हैं। और 11 पे जाता है तो चारों ओर तबाही तबाही हो जाती है। और 12 पे भी ऐसे ही तबाही समझ लो। ये लिखा है लाशें ही लाशें, मतलब बिछी होती हैं भूकंप से। फिर उसके बाद भूकंप के कारण क्या क्या हैं, तो भूकंप के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें जो प्राकृतिक कारण है और मानवीय कारण है। प्राकृतिक कारण में कौन कौन से कारण हैं, प्राकृतिक कारण में देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं। ज्वालामुखी विस्फोट है, जो कि हमने आगे पढ़ेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट या पढ़ चुके हैं। प्लेट विवर्तनिक क्रिया है। समस्थितिक असंतुलन है। समस्थितिक असंतुलन का मतलब होता है कि देखिए, जैसे मान लिया ये चित्र मैंने समझाया यहाँ पे, समस्थितिक असंतुलन क्या होता है कि ये जो मान लिया ऐसे ऐसे ये महाद्वीप है, और यहाँ जल जल का जो है क्रस्ट है नीचे वाला, इसके ऊपर जल है और जल का क्रस्ट है, ज़मीन है, जल जिसके ऊपर जल है पूरा। तो क्या होता है, यहाँ से महाद्वीप का अपरदन होता है, तो मिट्टी का कण टूट टूट के इस पर आता है तो इकट्ठा हो जाता है। तो जब यहाँ इकट्ठा होगा तो ये तल जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो जब तल थोड़ा नीचे आएगा तो क्या होगा, इनमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को असंतुलन कहते हैं, समस्थितिक असंतुलन। तो एक कारण एक हो गया। फिर उल्कापात होता है, भूस्खलन होता है, आंतरिक गैसों का प्रसार की वजह से भी भूकंप आते हैं। मानवीय कारण है बांध प्रेरित भूकंप, खनन क्रिया और बम विस्फोट। ये 3 चीज़ें मानवीय कारण के अंतर्गत आते हैं। तो समस्तिक असंतुलन समझ में आ गया। और इसमें उल्कापात तो समझाया था इसके पहले ही, और बांध प्रेरित भूकंप, बम विस्फोट ये भी हो गया। बाकी रही बांध प्रेरित भूकंप और प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्या होता है, कैसे बांध प्रेरित भूकंप आते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लिया ये है नदी, नदी पे हमने बांध बना दिया, तो जब बांध बना देंगे तो यहाँ जल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जल होने से क्या होगा, जो ये क्षेत्र है, जल होने से ये जो क्षेत्र है इसका जो क्रस्ट भाग है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। क्योंकि जब वज़न ज़्यादा हो रहा है ना, पानी जब इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, तो इसका वज़न ज़्यादा हो रहा है, तो ये धीरे धीरे ऐसे नीचे आने लगेगा। तो नीचे आने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि इसकी प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाएगा और यहीं से टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर ये पीछे चला जाएगा। तो पीछे जाने के बाद क्या होता है, भूकंप हो जाता है। तो इसी को प्रत्यास्थ पुनश्चलन कहते हैं। तो वही एक बार पढ़ लेते हैं। नदी जलमार्गों में बांधों के निर्माण से निर्मित जलाशय जलमार्ग की चट्टानों पर भार आरोपित करता है। भार के प्रभाव से चट्टानें अपने प्रत्यास्थता के गुण के कारण एक सीमा तक झुकती हैं, उसके बाद टूटकर पुनः पीछे की ओर खिसक कर भूकंप की स्थिति उत्पन्न करती हैं, जिसे प्रत्यास्थ पुनश्चलन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2004 में जबलपुर में समीप आए भूकंप की वजह नर्मदा नदी में
अवंतीबाई सागर बांध का निर्माण था। वर्ष 2004 में कहाँ आया था भूकंप? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी के अवंतीबाई सागर बांध का निर्माण करना था। प्रभाव जो है होमवर्क दिया था सर ने, क्या प्रभाव होते हैं भूकंप के, तो इसके कुछ लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो विनाशकारी जो प्रभाव होते हैं उसमें क्या होता है? नगरों का नष्ट होना, जान माल की क्षति, आधारभूत संरचनाओं जैसे रेल की पटरी, पुल आदि की क्षति, भूकंप के कारण भूस्खलन, बाढ़, आग लगना, समुद्री भाग में भूकंप आने से सुनामी जैसी आपदा। लाभकारी प्रभाव होते हैं कि झीलों का निर्माण होता है, प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण होता है, मूल्यवान तथा दुर्लभ खनिज पदार्थ होते हैं प्राप्त होते हैं, और धरातलीय क्रस्ट का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक विषय में जानकारी मिलती है और पृथ्वी भूकंप के माध्यम से संतुलन की अवस्था प्राप्त करती है। 3 क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर ले जाएंगे। भूकंप तरंगों की सचित्र व्याख्या करते हुए भूकंप छाया क्षेत्र समझाइए। ये तो हो जाएगा। छाया क्षेत्र मतलब होता है कि फोकस से इधर प्राथमिक तरंगे जाती हैं और इधर द्वितीयक तरंगे जाती हैं, तो ऐसा जगह है जहाँ पे दोनों तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं उसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। बड़े बांधों का निर्माण, ये तो अभी मैंने समझा दिया, बड़े बांधों का निर्माण कैसे समस्या उत्पन्न करती है। भूकंप के कारणों का व्याख्या करते हुए समस्थैतिक असंतुलन समझाइए, ये भी समझा देंगे आप लोग। फिर है ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी में वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता आता है। ज्वालामुखी क्या है कि जो इसका मुख होता है ना, 1 मिनट। फिर उसके बाद है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी मतलब होता है कि जैसे मान लिया ए है, मतलब यहाँ से मैग्मा भरा है, यहाँ से निकल रहा है लावा, तो ये जो मुख है जहाँ से निकलता है उसे ज्वालामुखी या ज्वालामुखी कहते हैं। और इन सारी घटना को जो है ज्वालामुखीयता कहते हैं, जिसमें क्रिया होती है। तो ओल्केनो ज्वालामुखी क्या होता है? फिर से वही ज्वालामुखी, कुछ लोग डिस्टर्ब कर देते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है इसमें। तो अभी देखिए, वोल्केनो जो ज्वालामुखी है, वोल्केनिज्म ज्वालामुखीता क्या है? तो ज्वालामुखी जो शब्द है उसका आशय है भूपटल पर उपस्थित वह छिद्रीय दरार जिससे होकर पृथ्वी के अंतरतम की ऊर्जा मैग्मा, जलवाष्प, धूल तथा आदि के रूप में निष्कासित होती है। मतलब जो यहाँ पे पृथ्वी के अंदर जो रहता है मैग्मा, धूल, ये जब निकलता है तो कहाँ से निकलता है? इस मुख से निकलता है, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। और संपूर्ण जो मैग्मा का निर्माण हो रहा है यहाँ से मतलब तरल हो रहा है, तरल के बाद इसको काट रहा है, काटने के बाद तब निकला, ये सारी प्रक्रिया ज्वालामुखीता कहलाती है। तो ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है और वॉल्केनो एक ज्वालामुखी संज्ञा के नाम से जाना जाता है कि संज्ञा है, और ये पूरी क्रिया है ज्वालामुखीता। तो एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। शब्द ज्वालामुखी का आशय है भूपटल पर उपस्थित वह छिद्रीय दरार जिससे होकर पृथ्वी के अंतरतम की ऊर्जा मैग्मा, जलवाष्प, धूल तथा आदि के रूप में निष्कासित होती है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जबकि ज्वालामुखीता का अर्थ पृथ्वी के अंतरतम में मैग्मा निर्माण से भूपटल पर मैग्मा उद्गार तक की संपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात ज्वालामुखी एक स्थान है जबकि ज्वालामुखीता का संबंध क्रिया से है। अब देखिए ज्वालामुखीता का विभिन्न चरण क्या होता है। तो पहले चरण में क्या होता है, जैसे मान लिया, चलो एक बार इसको समझा देता हूँ। 5 चरण होते हैं इसमें, देखिए चित्र में 5 चरण होते हैं। जैसे मान लिया कोई भूपर्पटी नीचे अवक्षेपित है, क्योंकि ये भारी है, तो क्या होता है यहाँ दुर्बलता मंडल से जो गरम गरम गैसें हैं इसको जो है काटती हैं। काटने के बाद यहाँ से मैग्मा फार्मेशन होता है। फिर मैग्मा फार्मेशन के बाद ये लिक्विडेशन माने तरल हो जाता है मैग्मा। तरल होने के बाद जो हल्के पदार्थ होते हैं ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद इस क्रस्ट को, चट्टान के क्रस्ट को काट काट करके ऊपर ऐसे निकल जाते हैं ज्वालामुखी के रूप में, जिसे आउटपोरिंग कहते हैं। और यही जब आउटपोरिंग जो निकलती है, जब ठंडा हो जाता है तो लावा का फार्मेशन हो जाता है। तो ये सारे चरण हैं ज्वालामुखी के। तो इस चरण को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला चरण है मैग्मा निर्माण। यह अपसारी एवं अभिसारी प्लेट सीमाओं पर घटित होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है मैग्मा तरलीकरण। दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान की वजह से मैग्मा तरल होने लगता है। स्टेज 3 में है मैग्मा पृथक्कीकरण। तरल मैग्मा में उपस्थित भारी पदार्थ नीचे रह जाते हैं जबकि हल्के पदार्थ धीरे धीरे ऊर्ध्व संचरित होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। पांचवा है मैग्मा उद्गार। ऊर्ध्व संचरित मैग्मा भूपटल की चट्टानों को तोड़कर मैग्मा उद्गार के रूप में प्रकट होता है। और जब मैग्मा उद्गार मतलब आउटपोरिंग, और यही मैग्मा उद्गार जब ठंडा हो जाता है तो लावा का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया ज्वालामुखीता के विभिन्न चरण। ज्वालामुखी का संरचना क्या है? तो संरचना में क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंतरतम में उपस्थित हुआ विशेष स्थान, देखो यहाँ पे संरचना में एक बार मैं जो है अभी इसमें चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, उसके बाद तब जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़ देंगे। देखो इसमें क्या है कि ये जो भाग है यहाँ पे पृथ्वी के अंतरतम में मैग्मा चैम्बर है, मतलब गरम गरम जो मैग्मा है वो यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद क्या होता है, तो कैसे जाता है, एक जिस पाइप के माध्यम से, मतलब एक पाइप नुमा बन जाता है नीचे से जब ऊपर आता है, तो पाइप नुमा आकृति को निकास नलिका कहते हैं। और ये मैग्मा चैम्बर हो गया। और जब यहाँ से निकलता है, जिस मुख से निकलता है ये सारी चीज़ मैग्मा, तो इसे वोल्केनिक वेंट मतलब ज्वालामुख कहते हैं। और ये एक क्लाउड बना लेता है, इसे स्टीम या डस्ट का क्लाउड कहते हैं। और जिसे बड़े बड़े जो खंड निकलते हैं मोटे मोटे, उसको खंडाशय कहते हैं, जिसको पायरोक्लास्ट इंग्लिश में कहते हैं। और वोल्केनिक कोन जब ऐसे गिर जाता है, मतलब तो गिर के कोन के रूप में ठंडा
ठंडे होकर के कोन के रूप में बन जाता है चारों तरफ, तो इसे वोल्केनिक कोन कहते हैं। तो ये हो गया ज्वालामुखी की संरचना। ज्वालामुखी की संरचना में अब हम इसको पढ़ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। पहला है पृथ्वी के अंतरतम में उपस्थित वह विशेष स्थान जहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये वाला मैग्मा चैम्बर हो गया। मैग्मा चैम्बर से लेकर छिद्र या दरार तक वह पाइपनुमा आकृति जिससे मैग्मा का निष्कासन होता है उसे निकास नलिका कहते हैं। ये हो गई निकास नलिका। फिर भूपटल पर अवस्थित हुआ छिद्र या दरार जिससे मैग्मा धूल तथा राख कण विभिन्न गैसों के साथ निस्सृत होते हैं, निष्कासित होते हैं, उसे ज्वालामुखी गिरिवाखंड या ज्वालामुख कहते हैं। ये वाला हो गया। फिर उसके बाद और बाकी जो है 3 चीज़ का एक्सप्लेन जो नहीं किया है, एक चीज़ का एक्सप्लेन और किया है ज्वालामुखी शंकु का, जो ए वाला ज्वालामुखी शंकु बना है। तो ये चीज़ हो गई। अब ज्वालामुखी से जो निश्रित पदार्थ हैं वो कितने कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हो गया ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में ज्वालामुखी बम है। तो ज्वालामुखी बम क्या होता है, यह ज्वालामुखी से निर्मित होने वाले बड़े बड़े आकार के एक शिलाखंड होते हैं। फिर लैपली है। लैपली मटर के दाने की तरह होता है, ऐसे छोटा छोटा। और जो ब्रेसिया है मटर के दाने की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा खुरदरा रहता है और ये चिकना रहता है। लैपली चिकना रहता है मटर के दाने की तरह, और ब्रेसिया जो है चिकना नहीं रहता, खुरदरा रहता है। सिंडर है जो कि धूल कणों का समूह होता है। टफ जो है, टफ माने टब हो गया, जो जब धूल के कण जो है समूह किसी जलीय स्तर पर हो जाते हैं तो उसे टफ कहा जाता है। टफ को टब से याद कर सकते हैं, टब में जल होता है, जल के ऊपर धूल के कण आ गए। तो टफ भी ठोस पदार्थ है किसका, ज्वालामुखी से निकलने वाला। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी बम, लैपली, ब्रेसिया, सिंडर, टफ एंड प्यूमिस तथा झामक। फिर है यही एक लाइन लिखा है, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो बड़े खंडाशय होते हैं उन्हें पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो पायरोक्लास्ट वही खंडाशय होते हैं। फिर तरल पदार्थ भी निकलता है। तरल पदार्थ में गर्म जल एवं मैग्मा निकलता है। ठोस पदार्थ में तो ये सारे हो गए। तरल पदार्थ में क्या क्या निकलता है, तरल पदार्थ के रूप में गर्म जल एवं मैग्मा का निष्कासन होता है। मैग्मा पृथ्वी के अंतरतम में उपस्थित गर्म पिघली हुई चट्टानों का समूह होता है। मैग्मा भूपटल पर आकर जैसे ठंडा होता है, जलवाष्प आदि मुक्त हो जाती हैं, जैसे अलग हो जाती हैं, और शेष बचा हुआ शीतल ठोस चट्टानी पदार्थ जो है लावा कहलाता है। अर्थात ठंडा मैग्मा लावा है जबकि गर्म तरल लावा ही मैग्मा है ना। तो इसको समझने के लिए कैसे, जैसे मान लिया कि एक गर्म मैग्मा है तो बाहर निकली तो ठंडी हो गई, ठंडे होकर लावा निर्माण कर लिया, और यही लावा जब यहाँ थी तो क्या थी, मैग्मा हो। गर्म थी तो मैग्मा थी, ठंडी हो गई तो लावा हो गई। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद है गर्म जल और मैग्मा, ये हो गए। अब देखो सिलिका की उपस्थिति जो होती है, इसमें सिलिका की उपस्थिति के आधार पर 3 तरह के लावा होते हैं। एक लावा तो होता है कि अम्लीय लावा जिसमें 60% से ज़्यादा सिलिका होती है। एक लावा क्षारीय लावा जिसमें 40 से 60% के मध्य होती है, और अति क्षारीय लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा 40% से भी कम होती है। और ये सारे जो हमने इस अम्लीय, क्षार ये सब पढ़े हैं, इधर आगे भी अभी और पढ़ेंगे इसमें। फिर देखिए वह मैग्मा जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है वह उतना ही अधिक सांद्र होगा। जो जितना ज़्यादा अम्लीय वह उतना ही अधिक सांद्र होता है, जबकि क्षारीय एवं अतिक्षारीय मैग्मा पतला होता है और बहुत दूर दूर तक फैलता है। पतला चीज़ ज़्यादा फैलता है, जो गाढ़ा रहता है, जैसे मधु को ले लो। मधु जो है, मधु नहीं मधु, क्योंकि मधु कह देंगे तो लड़की का नाम हो जाएगा शायद, या मधु कुछ भी ले लो। तो मधु जो शहद है, शहद कह सकते हैं। शहद जो है उसको जब गिराते हैं तो थोड़े भाग में रहता है, लेकिन पानी गिराते हैं तो दूर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी क्षारीय है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि जो अम्लीय रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब सांद्र रहता है। वही लिखा है यहाँ पे, वह मैग्मा जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है वह उतना ही सांद्र यानी गाढ़ा होता है, जबकि क्षारीय अतिक्षारीय मैग्मा पतला होता है। इसलिए क्षारीय मैग्मा दूर दूर तक फैलकर बैसाल्टिक चट्टानों का निर्माण करता है, जबकि अम्लीय मैग्मा गाढ़ा होने की वजह से ज्वालामुखी के समीप इकट्ठा होकर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। गैसों के रूप में क्या क्या निकलती है, तो गैसों में विभिन्न प्रदूषक गैसों के साथ जलवाष्प का मिश्रण होता है। 60 से 80% तो जलवाष्प ही निकलता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निगलिजिबल मात्रा में, माने नगण्य मात्रा में, बहुत हल्का मात्रा में निकलता है। उसके बाद है फिर ज्वालामुखी का वर्गीकरण है। ज्वालामुखी के वर्गीकरण को 2 तरह से बांट सकते हैं। एक है उद्गार की अवधि के आधार पर, एक है उद्गार की तीव्रता के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी है। और उद्गार की तीव्रता के आधार पर प्लेट की सीमा पर उपस्थित है, प्लेट के आंतरिक भाग पर उपस्थित है। तो दरारी उद्गार ज्वालामुखी जो प्लेट की सीमा पर है उपस्थित वो दरारी उद्गार है, जिससे ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। और केंद्रीय उद्गार में HSVVS, उसके बाद PP है। एच माने हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बली तुल्य, वोल्केनो तुल्य, विसुयस तुल्य, पिलिनी तुल्य, पीली तुल्य। ये सारे हो गए केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो 2 तरह हैं, एक उद्गार की अवधि के आधार पर, एक उद्गार की तीव्रता के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। और इधर जो है 2 प्रकार के हैं, दरारी और केंद्रीय। केंद्रीय में भी 6 पार्ट हैं, और प्लेट के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी हॉटस्पॉट होता है।
तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले उद्गार की अवधि के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निरंतर गर्म गैस तथा मैग्मा का उद्गार लगातार या कुछ समय अंतराल पर होता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब मैग्मा का निरंतर अंतराल होता रहता है, मतलब उद्गार होता रहता है। जिसमें इटली के विसुवियस आ गया, सॉरी इटली का विसुवियस तो प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखो, इटली के लिबारी द्वीप में अवस्थित स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। तो इटली का जो लिबारी द्वीप है उसमें स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है, वो जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे मान लिया ये अफ्रीका है, ये मान लिया अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर पे यहीं जो है स्ट्रोम्बली है और ये हमेशा जलता रहता है, तो इसलिए भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इटली में है ना। और एक किस द्वीप पे है, लिबारी द्वीप पे। और भारत का बैरन द्वीप, जिसकी अवस्थिति अंडमान में पोर्ट ब्लेयर एवं उत्तर पूर्व दिशा में भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप, भारत का बैरन द्वीप जो है अंडमान में है और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर इसको आता था प्रसुप्त ज्वालामुखी में, हमने पहले एग्जांपल बता दिया, इटली का विसुवियस और भारत का नारकोंडम, जो कि ये भी अंडमान में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब होता है ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार के उपरांत लंबे समय तक शांत पड़े रहते हैं, परंतु उद्गार की संभावना बनी रहती है। इसको कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, डोमिनेंट वोल्केनो। चलो इसको इंग्लिश में देख लेना, मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। डोरमेंट लिखा है यहाँ पे। फिर है मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो भूगर्भिक कालखंड में उद्गार के उपरांत शांत या निष्क्रिय हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार के उद्गार की संभावना नहीं होती है। मतलब एकदम मरे हुए हैं ये। मरे हुए मतलब जैसे ईरान का देवबंद हो गया, कोहे सुल्तान हो गया, म्यांमार का माउंट पोपा हो गया, ये सारे ज्वालामुखी जो हैं ये इनमें अब संभावना ही नहीं है उद्गार की। फिर है उद्गार के आधार पर हो गया। उद्गार की प्रकृति के आधार पर दो तरह के हैं, एक दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी से क्षारीय बेसाल्टिक मैग्मा का उद्गार होता है, जिसकी प्रकृति पतली होती है। इस प्रकार के मैग्मा निक्षेपण से ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी मैदानों का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी मैदान का निर्माण किससे होता है, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से। जैसे भारत का दक्कन का पठार हो गया, उत्तरी अमेरिका कोलंबिया का पठार हो गया, दक्षिण अमेरिका का पराना हो गया, आयरलैंड में अंतरिम पठार, अफ्रीका का इथोपिया पठार, ये सारे किससे निर्मित हैं, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से। फिर है केंद्रीय उद्भेदन वाले, जो कि हमने तीन बताया था, सॉरी 6 बताया था। हस मैंने ट्रिक बताया, हस VVS PP। तो इससे हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बली तुल्य, विसुवियस, सॉरी वी से हो गया वोल्केनो, विसुवियस, प्लिनी, पीली। तो इसको याद कर लेना, कभी कभी क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो ये 6 हो गए। और ऊपर से नीचे जाने पर सिलिकॉन की मात्रा बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर तो सिलिकॉन बढ़ेगा तो अम्लीय मात्रा बढ़ेगी, अम्लीय मात्रा बढ़ने से इसका जो है ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय मात्रा बढ़ेगी तो सांद्रता बढ़ेगी, विस्फोटकता भी बढ़ेगी। क्योंकि विस्फोटकता कैसे बढ़ेगी, इसको पेस्ट के एग्जाम्पल से, जैसे मान लिया कोई गाढ़ा चीज़ है, जब अम्लीय है तो सांद्रता है, तो मान लिया टूथपेस्ट है, पेस्ट में जब बहुत गाढ़ा रहता है पेस्ट और अचानक से दबाते हैं तो बहुत तेज़ से छटकता है, मतलब बाहर निकलता है। तो इसी तरह से जब इधर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ने से जब अचानक से विस्फोट होगा, गाढ़ा रहेगा तो अचानक से बाहर निकलेगा तो बहुत तेज विस्फोट होगा। और शंकों की ऊंचाई में भी वृद्धि होती है, श्यानता भी वृद्धि होती है। तो ये हो गया केंद्रीय उद्भेदन वाले। अब ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ एक बचा है, और ज्वालामुखी हॉट स्पॉट। तो ज्वालामुखी हॉट स्पॉट, 1 मिनट, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हाँ दरारी उद्भेदन वाले, केंद्रीय उद्भेदन वाले। प्लेट के आंतरिक में ज्वाला हॉट स्पॉट है, ज्वालामुखी हॉट स्पॉट भी जो है हम पढ़ेंगे इसके आगे। अभी ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ पहले देख लेते हैं, 1 मिनट, फिर देखें है कि नहीं ज्वालामुखी हॉट स्पॉट। ज्वालामुखी हॉट स्पॉट, हाँ यहाँ पे ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है, तो इसको अभी पढ़ेंगे। फिर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसका ऊपर वाला जो 2 पार्ट ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ जो बनी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ में प्राथमिक स्थलाकृतियाँ हैं, द्वितीयक स्थलाकृतियाँ। प्राथमिक स्थलाकृतियाँ में अंतर्भेदी स्थलाकृतियाँ हैं और बहिर्भेदी स्थलाकृतियाँ हैं। अंतर्भेदी स्थलाकृतियों में पातालीय जो एकदम गहरे हैं बैथोलिथ बोलते हैं, और मध्यवर्ती में सीट, सिल, डाइक, लोपोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ है। और बहिर्भेदी में उभार वाली, गर्त वाली, शंकु, पठार, क्रेटर, काल्डोरा। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार चित्र में देख लीजिएगा। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक स्थलाकृतियाँ, द्वितीयक स्थलाकृतियाँ। प्राथमिक अंतर्भेदी, बहिर्भेदी है, जिसमें पातालीय और मध्यवर्ती 2 हैं। पातालीय में मतलब सबसे गहरा है बैथोलिथ है, और सीट, सिल, डाइक, लेपोलिथ, लेगोलिथ, फैकोलिथ, ये सब हम बताएंगे अभी क्या क्या हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अंतर्भेदी में पातालीय। तो क्या होता है, सबसे नीचे जो होता है मैग्मा जहाँ उपस्थित रहता है उसे बैथोलिथ कहते हैं। यहाँ मैग्मा रहती है। मैग्मा के बाद जब जब जो मैग्मा देखो, जब यहाँ से एक कौन सी आकृति बना रहा है, एक मशरूम नुमा आकृति बना रहा है, तो लैकोलिथ बोलते हैं। जैसे इसको समझा सकते हैं, सीट में ले लें एक, तो मान लिया ए हमारा हो गया बैथोलिथ, यहाँ पे मैग्मा है और यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है। तो क्या होता है, ज्वालामुखी कभी कभी यहाँ से ऐसे निकल जाता है, तो इसे डाइक बोलते हैं। एक लंबी तीर नुमा लंबी नुमा एक छड़ी नुमा निकल जाती है, इसे वो बोलते हैं क्या, डाइक। और इसे जो तस्तरी नुमा बन जाती है, इसे क्या बोलते हैं, लैकोलिथ या लैपोलिथ। तो 1 मिनट देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ या लैपोलिथ। 1 मिनट।
तो इसमें बोलते हैं लाइकोलिथ लैपोलिथ। एक बार यही समझा देते हैं, फिर उसके बाद देखो, जो ये मशरूम नुमा आकृति होती है इसको बोलते हैं लाइकोलिथ, और जो ये खड़े नुमा होती है डाइक बोलते हैं। और जब पतली पतली चादर बन जाती है तो उसे सीट बोलते हैं, और जब यही चादर मोटी हो जाती है तो इसे सिल बोलते हैं। और लैपोलिथ जो तस्तरी नुमा बन जाती है उसे लैपोलिथ बोलते हैं। और फैकोलिथ जब ऐसे ऊपर नीचे करके बन जाती है, जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। तो इन इतने प्रकार की ज्वालामुखी आकृतियाँ निर्मित होती हैं। इसको चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा। मध्यवर्ती ज्वालामुखी स्थलाकृति एवं पातालीय ज्वालामुखी स्थलाकृति हैं एक चित्र के रूप में। और एक चित्र, और इसी के जुड़ता हुआ एक चित्र मैंने यहाँ बनाया है। देखो, आप लोग नीचे बता देना बैथोलिथ। बैथोलिथ के बाद ये जो मशरूम नुमा आकृति है इसको लैकोलिथ बना देना। फिर उसके बाद ये जो तस्तरी नुमा है इसको लैपोलिथ। फिर जो पतली चादर है उसे सीट बोलते हैं, जो मोटी चादर है उसे सिल बोलते हैं। और एक जो ऐसे बना है इसको डाइक बोलते हैं, और इसको फैकोलिथ बोलते हैं। और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो जा रहा है। तो ये हो गया किसके बारे में, अंतर्भेदी जो पातालीय और मध्यवर्ती जो है स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में बैथोलिथ हो गया, और इतने सारे हो गए। अब बहिर्भेदी में उभार वाली और गर्त वाली देखिए, तो शंकु, पठार, क्रेटर, काल्डोरा। तो शंकु में 4 प्रकार के होते हैं। शंकु जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, सामान्य, मिश्रित, परिपोषित, सिंडर। तो सामान्य मतलब सामान्य शंकु किसे कहते हैं, मान लिया ए सामान्य शंकु हो गया, ज्वालामुखी है, मान लिया यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है, तो सामान्य शंकु बने ऐसे निकल रहा है, ऐसे बन जा रहा है ठंडा होकर। तो ये जो है ये सामान्य शंकु हैं, इधर वाले ये दोनों क्या हैं, सामान्य शंकु हैं। और मिश्रित शंकु क्या होता है, जैसे मान लिया ये ज्वालामुखी का केंद्र है, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है, तो निकलने के बाद क्या होता है, एक शंकु बनाता है। शंकु बनाने के बाद कुछ दिन तक ज्वालामुखी शांत रहता है। फिर जब ज्वालामुखी आया तो फिर ऊपर से धूल माटी के कण इस पर जमा हो गए थे। फिर ज्वालामुखी आया, फिर से शंकु बना दिया एक और, तो फिर शंकु बनाया। तो शंकु एक बार शंकु बना, एक बार इस पर धूल मिट्टी के कण आ गए, फिर शंकु बना, तो इसे मिश्रित शंकु बोलते हैं। पारिपोषित शंकु किसे बोलते हैं, पारिपोषित शंकु बोलते हैं कि मान लिया ऐसे मान लिया था, इस पर एक बार शंकु बना, फिर धूल मिट्टी जम गए, फिर दोबारा ज्वालामुखी हुआ, फिर शंकु बना, दोबारा जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ फिर शंकु बना, तो शंकु बना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि ये जो ज्वालामुखी है इसी बीच में से बाहर निकल गया, काट करके यहाँ से बीच में से बाहर निकल गया, तो इसे बोलते हैं पारिपोषित शंकु बोलते हैं। और सिंडर जो होता है धूल मिट्टी के कणों से बनता है, ये भी सिंडर। और पठार जो है, पठार के बारे में हमने पढ़ लिया उसको उधर। अब गर्त वाली क्रेटर, काल्डोरा पढ़ेंगे। क्रेटर जो होता है वो, क्रेटर मतलब होता है जब ज्वालामुखी जब निकलता है तो एक कटोरी नुमा आकृति बन जाती है, इसी को क्रेटर कहते हैं। और इसी में जब बारिश का पानी आ जाता है तो इसे क्रेटर झील, एक क्रेटर झील बन जाता है। और इसी क्रेटर झील मतलब जो एक क्रेटर है छोटा सा बना हुआ, जब एक क्रेटर बड़ा आकृति धारण कर लेता है तो इसे काल्डोरा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी एक ही में इसमें बता दी। और इसमें धुआंरा, सोलफतारा, हॉट स्प्रिंग और गीजर इसको बाद में बताएंगे अभी आगे चल के। तो पहले इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं आप। अब देखिए, ये शंकुओं का प्रकार है चारों। यहाँ पे चारों शंकु का चित्र बनाया हुआ है, देखिए चारों शंकु का चित्र बनाया हुआ है। अब इसमें एक बार पढ़ के सुना देते हैं। अंतर्वेदी में जो है बैथोलिथ भूपर्पटी के सबसे निचले हिस्से में विशालकाय गुंबद की भांति निर्मित स्थलाकृति है। यह वलित पर्वतों के केंद्रीय भाग में पाई जाती है, इसलिए इसे पर्वतों का क्रोड भी कहते हैं। फिर यह दूसरा, निकास नलिका से निकलकर मध्यवर्ती चट्टानों में पतली पतली क्षैतिज चादर के रूप में जमाव सीट कहलाता है। जो मतलब यहाँ से पतली पतली चादर थी उसे सीट कहते हैं, और जो मोटी चादर हो जाती है उसे सिल कहते हैं। मोटी चादरें सिल कहलाती हैं। यदि मैग्मा जमाव लंबवत दीवार के रूप में हो तो इसे डाइक कहते हैं। जब मैग्मा जमाव जो है लंबवत दीवार के रूप में होता है तो इसे डाइक कहते हैं। जैसे मान लिया ये ऐसे जो बताया था चित्र, जो ऐसे बनाया था उसे डाइक बोलते हैं, लंबी दीवार के रूप में। फिर यदि मैग्मा मशरूम या छतरी के भांति, अगर मैग्मा मशरूम या छतरी के भांति जमा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं। और छिछली तस्तरी के भांति जमा होता है तो उसे लोपोलिथ बोलते हैं। यदि मैग्मा अपनत एवं अभिनत के रूप में होता है ऐसे ऐसे करके तो उसे फैकोलिथ बोलते हैं। फिर ज्वालामुखी पलक क्या होता है, तो ज्वालामुखी पलक के बारे में आपको पता होगा कि जब ज्वालामुखी मान लिया ऐसे यहाँ से ज्वालामुखी निकली तो यहाँ पे शंकु बन गया, तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि ये जो पानी वर्षा से ये शंकु कट जाते हैं। तो शंकु कटने के बाद हमें ज्वालामुखी खाली ऐसे दिखाई देता है, मतलब शंकु यहाँ रहेगा, ऐसे पलक के भांति निकला हुआ दिखाई देता है, तो इसी को ज्वालामुखी पलक कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, मैग्मा उद्गार की समाप्ति के उपरांत, जब मैग्मा उद्गार की समाप्ति हो जाती है उसके उपरांत निकास नलिका का ग्रेनाइट मैग्मा चट्टानों के रूप में जमा होकर शीतल हो जाता है। आसपास के लावा चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन से निकास नलिका में जमा मैग्मा स्तंभ की भांति दिखाई देता है, जिसे ज्वालामुखी पलक कहते हैं।
ये देखो स्तंभ की भांति दिखाई दे रहा है, जिसे ज्वालामुखी फलक कहते हैं। अपर्दन और अपक्षय के प्रभाव से ये ऐसा होता है। फिर है ये कह रहा है गर्तनुमा स्थलाकृति, जो क्रेटर है, क्रेटर जो समझाया था, ये जो क्रेटर छोटा छोटा ज्वालामुखी उद्गार के उपरांत जब निकास नलिका का मुख एक गर्तनुमा कटोरे की भांति ऐसे गर्तनुमा बन जाता है, जो निकास नलिका का मुख है ऐसे गर्तनुमा बन जाता है, तो इसे कहते हैं क्रेटर। और जब इसी में पानी आ जाता है तो क्रेटर झील हो जाता है, और जब यही बड़ा हो जाता है तो कॉलडोरा बोलते हैं इसको। तो वही कहा है कि नक्की झील जो है अरावली में और उलडाड़ा झील महाराष्ट्र में, ये भी क्रेटर झील के उदाहरण है। और कालडोरा भी जो है बड़ा बड़ा बन जाता है थोड़ा सा। फिर है द्वितीयक स्थलाकृति। तो द्वितीयक स्थलाकृति क्या होती है? द्वितीयक स्थलाकृति में हम देखते हैं धुआंरा। धुआंरा क्या होता है कि लैटिन भाषा के शब्द फ्यूमरल का अर्थ है धुआंरा, मतलब जब ज्वालामुखी निकलती है तो कभी कभी गैसों के रूप में बाहर निकल जाती है, तो इसी को दूर से देखने पर धुआं धुआं की तरह दिखाई देता है, जो धुआंरा बोलते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लैटिन भाषा के शब्द फ्यूमरल्स का शाब्दिक अर्थ है धुआंरा, जिसे हम धूम छिद्र भी कह सकते हैं। जिन ज्वालामुखियों से मैग्मा या एवं पायरोक्लास्टिक पदार्थों की उद्गार की समाप्ति हो चुकी होती है, उनमें कभी कभार लगातार या कुछ समय अंतराल पर उच्च तापमान युक्त जल वाष्पें एवं विभिन्न गैसें निःसृत होती रहती हैं। यदि हमें दूर से देखने पर धुएं की भांति प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें धुआंरा कहते हैं। यूएसए के अलास्का में प्रांत में यूकान नदी घाटी में, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएसए के अलास्का प्रांत में यूकान नदी घाटी में ऐसे हजारों धुआंरे पाए जाते हैं, जिसे हजारों धुआंरे की घाटी कहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए के अलास्का में, यूकान नदी घाटी में। और इन धुआंरों से भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी उत्पादन किया जाता है। तो ये धुआंरे हो गए। फिर धुआंरे के बाद सोलफतारा। सोलफतारा में ऐसे ज्वालामुखी या धुआंरे जिनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों में सल्फर एवं गंधक की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जब सल्फर एवं गंधक की मात्रा ज़्यादा रहती है तो ये जलते हुए ज्वाला के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में ज्वालामाई है, तो जलते हुए ज्वालामुखी जो सोलफतारा है वो क्या है? पर्यटन का अच्छा केंद्र भी माना जाता है। फिर है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में क्या होता है कि गरम जल, कैसे गर्म जल निकलते हैं? जब मान लिया मैग्मा है और यहाँ पे मान लिया ये चट्टान है जहाँ पे जल है पूरा, तो जब ये चट्टान गर्म होता है तो ये जो जल है ये पृथ्वी की भूपर्वटी यहाँ है, तो धीरे धीरे रंध्रों के माध्यम से ये धीरे धीरे निकलने लगती है। तो इसे हॉट स्प्रिंग या गर्म जल का स्रोत कहते हैं। गर्म जल का स्रोत माने जिसे सोता बोलते हैं, स्रोत जो गांव में सोता होता बोलते हैं, तो सोता नहीं होता, वो स्रोत होता है पानी का। तो वहाँ से पानी का स्रोत निकलता है और यहाँ से रंध्रों के माध्यम से निकलता है गर्म जल। तो यहाँ पे मैंने चित्र बना के समझाया है, आप लोग चित्र देख लीजिए कि यहाँ मैग्मा के प्रभाव से जब ये गर्म हो जाता है तो जल गर्म होकर के धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, उसी को हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो हॉट स्प्रिंग में उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण घाटी है और भारत में लद्दाख में पूगा घाटी है, ये हॉट स्प्रिंग के उदाहरण है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वह छिद्र व दरार जिनसे अनवरत गर्म जल निकलता है, ये इसमें अनवरत मतलब लगातार निकलता है। और गीजर में जो होता है वो 60-65 मिनट बाद निकलता है। कहाँ का? जो उत्तरी अमेरिका का रॉकी है। गेसर, इसको गेसर शब्द का अर्थ है, गीजर या गेसर का अर्थ है कुछ कुछ समय अंतराल से प्राप्त होते हैं। गर्म जल के फव्वारे ही हैं, लेकिन कुछ कुछ समय अंतराल पर प्राप्त होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी में येलो स्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गेजर, जिसमें प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर 4-5 मिनट के लिए गर्म जल निकलता है। फिर है ज्वालामुखी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी हॉटस्पॉट में क्या होता है कि देखो, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट होता है कि मान लिया पृथ्वी के एक मिनट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो करप्टेड हो जाएगा। सॉरी, 2 ही पेज है, चलो पढ़ा देते हैं थोड़ी देर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ज्वालामुखी हॉटस्पॉट है ऐसे करके बनता है। तो कुछ ज्वालामुखी अक्सर करके 100 किलोमीटर के रेंज से निकलती हैं, लेकिन कुछ ज्वालामुखी ऐसे तो जो अंतरतम से निकलती हैं, तो इस ज्वालामुखी क्षेत्र को ज्वालामुखी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इसके बारे में हम आप लोग इसमें पढ़ लेना। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सामान्य ज्वालामुखियों के विपरीत ज्वालामुखी हॉटस्पॉट का संबंध प्लेटों के आंतरिक भागों से पाए जाने वाले ज्वालामुखी से है, जिनसे मैग्मा का ताप सामान्य ज्वालामुखी की तुलना में अधिक होता है। इनका संबंध निचले दुर्बलता मंडल के अंतरतम में स्थित उस स्थिर बिंदु से है जहाँ निरंतर गर्म मैग्मा भूपर्वटी का प्रकट होता है। जैसे हवाई द्वीप हो गया प्रशांत महासागर में, आइसलैंड हो गया अटलांटिक महासागर में, रियूनियन द्वीप हो गया हिंद महासागर में, और दक्कन का पठार हो गया भारतीय प्रायद्वीप में। पृथ्वी में वर्तमान में 100 से अधिक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव भूकंप की तरह हैं, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि भी टाइम खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका ज्वालामुखी का वितरण जो है, वितरण कहाँ कहाँ है? तो ये रिंग ऑफ जो है फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, अग्निवलय। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो
मान लिया जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका के चारों तरफ जो ये ज्वालामुखी, जो इधर भी ज्वालामुखी, इधर से चारों तरफ से ज्वालामुखी से घिरा हुआ है चारों तरफ, तो इसीलिए उसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो एक तो ये क्षेत्र हो गया। तो प्रशांत अग्नि वाला क्षेत्र पेटी, फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी ए वाली है लाइन, जो कि फारस की खाड़ी, अरेबियन द्वीप के से होकर जाती है। फिर अंतःसागरीय कटक ए है, अटलांटिक महासागर में अंतःसागरीय कटक बनते हैं अबसारी बल से, और यहाँ पे हिंद महासागर में अंतःसागरीय कटक बनते हैं। फिर ज्वालामुखी हॉटस्पॉट्स, ये भी इतने क्षेत्र हैं, तो इसको मैप में देख लीजिएगा एक बार। फिर ये प्रश्न का वर्णन करना है, प्रश्न पढ़ लीजिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो प्रश्न पढ़ने के बाद इसका मैंने एक का उत्तर लिखा है ऐसे नॉर्मली, तो उत्तर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये पहले का क्वेश्चन है, जो पहले बनाया था वीडियो उसके क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।